हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे में, जहां हमारी कोशिश है आपकी स्टडी को एक इजी से इजी वे दिया जा सके ताकि आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना साकार हो सके। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपनी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण यानी ईवीएस। ये जो टीचर संबंधी एग्जाम जो भी होते हैं आजकल तो लगभग हर एक में पूछा जा रहा है, तो उनके लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो बिना देर के करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1986 यानी 1986 में ये अधिनियम क्या किया गया था, पारित किया गया था। क्लियर है। चलो इसके बाद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं, क्या बात है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को इसे क्या किया गया, लागू किया गया। यानी संसद द्वारा पास कब किया गया था, 23 मई को, और लागू कब किया गया, 19 मई को। इसमें 4 अध्याय और 26 क्या हैं, धारा हैं। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। क्लियर है। यहां से इतना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार आ चुका है। तो विश्व पर्यावरण, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कितने को, 5 जून को। देखो P4 पर्यावरण, P4 5 यानी 5 जून को ही क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि ये पहला पर्यावरण दिवस मनाया कब गया था, चलो इसके बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। 5 जून 1974 को यानी 1974 को विश्व का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण को हराएंगे। क्लियर है। अब एक बात है, 2019 का जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबानी की थी वो किसने की थी, चीन ने की थी। किसने की थी, चीन देश ने। और 2018 की जो मेजबानी की थी वो की थी अपने देश भारत ने। ठीक है। तो यहां से इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके पास क्या कह रहा है, आज केवल ऑप्शन नहीं सीधे आंसर लेके आया हूं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, आपको बताना है। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था, आपको यह बताना है। तो प्रयोग सर्वप्रथम पूछा, ध्यान रखना। तो आपका आंसर आएगा वाल्टर जे रोसेन ने, या आ सकता है WG रोसेन ने। ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, आंसर W दे सकता है। तो आपका कब किया गया था, 1986 में किया गया था। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। तो आपका आंसर होगा चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता एवं प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में स्थित है। क्लियर है। ये कब स्टार्ट किया था, 2003 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि रेड डाटा बुक क्या है, आपको ये बताना है। तो रेड का मतलब क्या होता है, रेड जो रंग हो किसका निशानी होती है, वो खतरे की निशानी होती है। तो देखो ये जो रेड डाटा बुक है, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की सूची तैयार करने वाली एक डाटा बुक है।
अब तक कितनी बुकें प्रकाशित की जाती हैं? अब तक 5 बुकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की सूची वाली एक डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है? इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बताता हूं कितनी निकाली जा चुकी हैं, 5 निकाली जा चुकी हैं। तो ये निकाली जाती हैं IUCN द्वारा। किसके द्वारा? IUCN द्वारा, ठीक है। तो यहां से अपन ने इसका फुल फॉर्म देखा तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर, ये इसका क्या होता है फुल फॉर्म। थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, घोंट लीजिएगा, पीट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो मेहनत को थोड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने ला सकूं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में। किसमें? ग्लैंड नाम का देश है, वहां पर ये स्थित है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर आप हर एक में इंपॉर्टेंट करें। दोस्तों मैं जो कलेक्शन लाया वो इंपॉर्टेंट प्रश्न का ही लेके आया हूं। देखिए अगला प्रश्न कि रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में, यानी 1966 में इसको क्या किया था? पहली बार पब्लिक किया गया था। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या कह रहा है, रेड डाटा बुक में संकटप्रद जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है, यानी जिसकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर उनको किस रंग से। तो ध्यान रखना रेड डाटा बुक है लेकिन इसको रेड रंग से ना दिखा के किससे दिखाया जाता है, पिंक रंग से दिखाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आया हुआ यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तो ध्यान रख लेना। सी टेट में भी आया हुआ है। तो किस कलर से दिखाया जाता है, इसको पिंक कलर से दिखाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये है 2011 से 2020। इस दशक को क्या किया गया है, जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर संधि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं संबंधन से संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं उनके संवर्धन से, उनकी देखभाल से क्या है, संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने आया वो ये है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि हम मेनली जो दिवस है याद कर लेते, तो मैंने इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट डेज को यहाँ डाला है, तो उनको देख लीजिए एक बार कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कितनी फरवरी को? 2 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कितनी मार्च को? 22 मार्च को। कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस। अच्छा, अगर अगला पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी मनाया जाता है, क्योंकि जल है तभी तो पृथ्वी होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कहता है, देखिए कंटिन्यूसली 22 को कंटिन्यूसली ले रहा हूं कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, जैव विविधता 22 मई, पृथ्वी 22 अप्रैल और जल 22 मार्च। ये ध्यान रख के चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न वापस आया, देखिए रिपीट है, लेकिन ये रिपीट मैंने किया है जानबूझकर। देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पहला ही क्वेश्चन था, तो आंसर होगा आपका 5 जून। लेकिन नीचे देखिएगा, इससे नीचे जो क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो अपने भारत में संविधान लागू हुआ, जब इसको पारित किया गया था 23 मई को, लेकिन अप्लाई कब किया गया था इसको? 26 नवंबर को अप्लाई किया गया था
इसलिए भारत ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, ये हर एग्जाम में, एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ओजोन दिवस जो ओजोन परत को लेकर क्या होता है, उसमें जो छिद्र उसके लेके चिंता व्यक्त की गई है विश्व के द्वारा, संगठनों द्वारा। जो हमारी ओजोन परत क्या होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित करके वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। ठीक है, तो उसी के संरक्षण में ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या आया आपका? अगला प्रश्न आया, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 8 मई। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 6 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा 7 से 8% तक। कितना? 7 से 8% तक। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्योंकि दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि कई केंद्र का नाम जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी ऐसा इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है जो भारत की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय। तो आपका आंसर आएगा 29 जुलाई। कौन सी जुलाई को? 29 जुलाई को। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? किसका? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था अर्नेस्टर हैक्ले ने। अर्नेस्टर हैक्ले ने। और अगर बात की जाए आपके कि इको सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखो इकोलॉजी का तो किया था अर्नेस्टर हैक्ले ने, जबकि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो ए.जी. टांसले ने किया था। किसने ने? ए.जी. टांसले ने। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। बिल्कुल, इकोलॉजी मतलब अर्नेस्टर और इकोसिस्टम मतलब टांसले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्या कह रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोस्फीयर रिजर्व का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। एडवर्ड सुएस ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो आपको ये बताना है कब शुरू किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपके ऑप्शन तो नहीं, तो आपका आंसर होगा 1973, यानी 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया था? शुरू किया था, जब टाइगर को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा कह रहा है? अगला प्रश्न जो है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हेली नेशनल पार्क का नाम से जाना जाता था पहले। ध्यान रखिएगा, ये कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी जिम कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच में से एक नदी निकलती है जिसे रामगंगा कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड के में एक और मैंने बताया कि जहां भी उत्तराखंड की बात आए,
आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि उत्तराखंड में कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी। कहां पर है? आपके उत्तराखंड में, जो कहाँ है? देहरादून। देहरादून में है, ठीक है। और अगर बात की जाए शांत घाटी की, तो शांत घाटी कहाँ बनती है? केरल में पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक। अगला, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को अन्य नाम से जाना जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये इसका उपनाम था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? देखिए आपकी स्क्रीन पर है। केरल में स्थित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है पेरियार उद्यान किसके लिए, अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जंगली हाथियों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि या तो पूछेगा पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, तो आंसर होगा केरल, या आएगा पेरियार किसके लिए फेमस है, तो आपको आंसर करना होगा जंगली हाथियों के लिए। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MBA का क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना है, और इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। ये सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी इसका अर्थ है जो पर्यावरण है और जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, उसके बीच एक संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। इसलिए इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो भारत में सबसे ताजे पानी की झील है वो लोकटक है। कौन सी है? लोकटक झील, जो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? कौन सा? नंदा देवी। तो आपका आंसर होगा ये है उत्तराखंड में। कौन से है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? नंदा देवी। ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? शीत मरुस्थल, ध्यान रखना। तो दोस्तों आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत में ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई, यानी हाथियों के संरक्षण के लिए? तो ये की गई थी 1992 में। कौन सी? 1992 में ये क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले के रण में स्थित है। कहाँ? राज्य पूछे तो गुजरात, जिला पूछे तो कच्छ, और अगर पूछे तो कहाँ, तो रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन यहाँ से दो बन गया। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आंसर आएगा गुजरात में। और अगर पूछे तो कौन सा है, तो आपका आ जाएगा रण में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक
सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो भारत में एक सींग वाला गैंडा भारत के पश्चिमी बंगाल और असम में पाया जाता है। कौन से में? काजीरंगा पार्क, काजीरंगा पार्क। ये इसके लिए एक सींग के गैंडे के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है कह रहा है कि गिर मतलब गुजरात में है, ये शेरों के लिए, कौन से एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ध्यान रखना, बब्बर शेर। गिर के शेरों को रखने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया, उसकी सप्लीमेंट्री किसे रखा गया है? तो यह है सोईपुर। कौन सा? सोईपुर जिले में पालपुर, कौन सा? कुनो नामक वन्य जीवन है। कौन सा? कुनो नाम का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको एशियाई शेरों के लिए क्या किया गया है, सप्लीमेंट्री के रूप में चुना गया है। और गिर कहाँ पर है? गुजरात में, और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए आपके लिए। अगला प्रश्न है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? पूछा गया प्रश्न है। तो रोहिला, हिला मतलब हिमाचल प्रदेश, तो आंसर आ जाएगा आपका कौन से में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो राजस्थान में विस्तृत मरुस्थल, यानी राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? भारतीय सारंग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न जो कह रहा है देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्शित प्राकृतिक निवास माना जाता है? तो जो साइबेरियन सारस हो उनके लिए क्या माना जाता है? आदर्श माना जाता है। तो आपका आंसर होगा कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, क्या है? तैरता हुआ। तो ये है आपका मणिपुर में केबुल लामजाओ। कौन सी? लामजाओ पार्क, जो विश्व में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज क्लास समझ में आई होगी, और जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। ये हमारी सीरीज चलेगी 4 या 5 पार्ट में चलेगी, जो आपके CTET, UP-TET और DBS जो भी शिक्षक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच।